आप सबों का इस कार्यक्रम में आज बहुत बहुत स्वागत है। विशेष स्वागत है प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह को माना और आज का ये 5वां शांति शर्मा मेमोरियल लेक्चर देना स्वीकार किया। शांति उपेंद्र फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एक पारिवारिक ट्रस्ट है। ये पूर्ण रूप से परिवार के पैसे से बनाया गया है और उसी पर ये अपना कार्य करता है। हम आमतौर पर 2 कार्यक्रम किया करते हैं साल में, एक तो मेमोरियल लेक्चर और दूसरा सुषमाजय स्कॉलरशिप देते हैं, जो ऐसे बच्चों को दिया जाता है जिनके माता पिता नहीं रहे और वो अपनी पढ़ाई आगे जारी नहीं रख सकें अगर उनको सहायता न पहुंचे तो। हम 3 भाई और 1 बहन थे। बहन का देहांत जल्दी हो गया। उसकी पुत्री अपर्णा हर साल 1 लाख रुपया इसके काम के लिए देती है, उसका भी बहुत आभार। और उसी पैसे से हम ये स्कॉलरशिप देते हैं। वैसे तो ये पारिवारिक कार्यक्रम है, ट्रस्ट है, और मेरी मां का आज जन्मदिन है, इसलिए ये शांति शर्मा मेमोरियल लेक्चर हम लोग 3 तारीख को ऑर्गेनाइज करते हैं। लेकिन ये हर मां को श्रद्धांजलि है। ये मां को श्रद्धांजलि है। हम सब अपनी मां के कभी ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे, तो हम सब अपनी मां को एक दिन याद करें और शायद यही मौका है कि हम सब याद कर पाएंगे। तो पुनः मैं स्वयं और पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभारी हैं प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का, जो 5वां शांति शर्मा मेमोरियल लेक्चर देंगे। इसके पहले 4 मेमोरियल लेक्चर्स हुए हैं। चौथा परम आदरणीय श्री कृष्ण गोपाल जी ने दिया था। उसके पहले श्री पीए सांगमान जी ने दिया था। उसके पहले प्रोफेसर संजीव शर्मा सीसीएस यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के हेड दिए थे। और पहला मेमोरियल लेक्चर प्रोफेसर नरेश दधीच कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति दिए थे। हम इन सब का आभारी हैं, ऋणी हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रोफेसर दिनेश सिंह जी को कि अपना स्थान लें ऊपर, और साथ में आग्रह करता हूँ श्री शिव कुमार जी को, जो राष्ट्रीय सचिव हैं विद्या भारती के। विद्या भारती देश भर में लगभग 18,000 विद्यालय चलाती है और शायद सीबीएसई से बड़ी संस्था है। इसके ज़्यादा विद्यालय हैं, ज़्यादा विद्यार्थी हैं। इसके राष्ट्रीय सचिव हैं माननीय श्री शिव कुमार जी। आपसे आग्रह है कि अपना स्थान लें और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। ये परंपरा है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, तो मैं बुलाऊंगा मेरी बहन स्वर्गीय सुषमा की बेटी अपर्णा को कि ये शॉल से उड़ाएं और अपने दामाद को कि वो पुष्प गुच्छ से स्वागत करें, प्लीज।
तो अध्यक्ष जी की अनुमति हो तो पहले हम लोग भाषण कराएं, फिर आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हो. तो let me invite Professor Dinesh Singh. He needs no introduction. There are so many things I can say. You have read it on the website. I have also read it from the website, and I have been talking to him and meeting him for a long time. But I don't think I should venture to give an introduction of Professor Singh. No words can really define Professor Singh. Thank you very much. Please, sir. Distinguished members on the dais and in the audience, I am honored to have been asked to be present here today to deliver this annual memorial lecture in the sacred memory of Srimati Shanti Devi, mother of Professor Sharma. आपने कहा कि ये हर माँ के लिए श्रद्धांजलि है. विशेष रूप से मेरा जो शीर्षक है इस उद्बोधन का, इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, नीड ऑफ द आवर. इस घड़ी की यह आवश्यकता है, पुकार है. तो मैं भी समर्पित करता हूं अपनी माँ भारत को इस लेक्चर को, उम्मीद से कि शायद इससे हम लोगों की सोच में थोड़ा परिवर्तन आए और शायद कोई मार्ग उत्पन्न हो, यहां से कुछ प्रतीत हो. When Professor Sharma asked me to speak on this topic, on a topic, I thought, what should I speak on? And I deliberated for a while with myself and chose this topic for a special reason. India is a country which is forever in transition. There is change happening in this country always, at least for all the years that I have been in India as a citizen, from the time I was born. And the reason for that is not far to seek. That change, that ferment is bound to happen because India needs to grow. India needs to advance. India needs to progress. And India has progressed. Let us not be pessimistic. I have no desire to point out anything that would be detrimental to that which I think has happened in India in a positive way. Not going to run anything down. I'm not a pessimist. But I would like to point out to this august audience here today that there are areas of concern where India should be more alert. India should be a little more aware. And perhaps from that awareness and that alertness, something may be triggered which may make India move to rid itself of some of these lacunae, some of these deficiencies which are hampering the progress that the country could have made. And so I will speak of those issues. And the reason why I speak of a knowledge economy, because as I understand, this is a personal view, if you do not have a knowledge system in tune with your economy, in tune with the needs of the nation, no nation can progress, let alone India. No nation can progress. And what exactly do I mean by a knowledge economy?
I really imply that there has to be some knowledge wheel, some knowledge engine, some knowledge-based enterprise that benefits the economy. And you know, I'm a mathematician, and as a mathematician, no matter when we introduce a mathematical principle or a theorem, we always highlight with an example. And I would like to give you two very quick examples to illustrate how a knowledge engine, a knowledge enterprise can benefit an economy. About, I think, 2 years ago, or maybe less, something very interesting happened in the United States. There is a small university there, not very large, not very famous. Reasonably good university, but nothing famous. In collaboration with a private firm, a private engineering firm, this university invented a robotic tailor. Now, robotic tailors, in other words, robots that can perform the tasks of a tailor, have been around for a long time. There are all kinds of robotic or mechanized or automated processes of tailoring. But there's something special about this robotic tailor. The most challenging task for any tailor, human or otherwise, is to be able to stitch a perfect circle. This robotic tailor can stitch a perfect circle in no time, without effort. It is the perfect tailor. For the fact that it's robotic, it is the perfect tailor. What does it matter to us? उन्होंने किया है, वो सिलाई करे, हमें क्या लेना देना? And I'll tell you what it is, how it will benefit their economy and can harm our economy. So, you know, there's a small town in Tamil Nadu called Tirupur. It's a small town in Coimbatore district. Each year, this town alone, forget the rest of India, just this small town exports to the West ready-made garments stitched in that town worth $1 billion. Do you see that? $1 billion worth of exports of ready-made garments happen from this town. Is this a high technology area? Well, to some extent. But why does it happen from Tirupur and no other part of the West? Not because there is some great technology there, simply because labor is cheap. Now do you understand that this robotic tailor, sitting no matter where you want, will stitch all kinds of garments? So India's exports may get affected badly. This is a high-value export-based industry for India. I just mentioned Tirupur. Ludhiana is this other center. There are other places too. We could be in deep trouble. On the other hand, their import bill in the US and other nations which install these robotic tailors, their import bills will be negligible because they will then manufacture these ready-made garments right there. And they will, because I am also aware of the advances that some of the countries are making in design engineering. These two go hand in hand. They are synergistically merged with each other. So there is danger looming large for India. And if we were a knowledge economy, we would think of ways and means of circumventing this in some manner. I have no solutions. I can only try and point out some of the potential dangers. Don't expect me to always give you a solution. What I want is that the message should go to the young, to those who care about the country, those who are acquainted with the needs and challenges of the nation. Let such messages go to them and then let their minds
be in ferment to cope with these challenges. And something will come out of that. But will it happen in a vacuum? Will I just catch a young man off the street and tell him, भारत मां खतरे में है, कुछ करो? यहां से कपड़ों का जो निर्यात होता है वो खतरे में है, और वो खड़ा हो जाएगा कि हाँ मैं भारत मां के लिए मरने को तैयार हूं, तो क्या हो जाएगा? How will it happen? It will happen if there is a system in place, institutional system, which allows this young man to imbibe certain sources of knowledge connected with the needs of this problem, and to experiment and to devise a solution. So there is to be knowledge and a platform connected with that knowledge. And that has always been India's way. The Mimamsa school of philosophy says that knowledge without action is meaningless. But where is India today? Do you see any university system, any knowledge system alert and aware of this problem? At least I am not conscious of that. And that is what I seek to bring to your notice, so that this message may go across that we need to open up. We need to be aware. The other knowledge thing that I wish to mention, and very quickly now, is something that we all use in our daily lives, the search engine Google. You know, India is called an IT superpower. I really don't know what they mean with it. I really think they should say India is an IT super labor force. Because we essentially do the mechanical part of the IT-based industry. Plain, simple, routine programming. We haven't learned the science of algorithms. We haven't created a single software language. And we haven't invented a chip that can alter computing power. And these are the three main ingredients. And India is once again in a little bit of danger here. I'm not highlighting this to run India down. Do not misunderstand me. This country has made great progress in so many areas. But we need to be forever alert. The price of progress is constant alertness, constant awareness, constant endeavoring. That is why I speak of these matters. Google is an IT company. You look at all the Indian IT companies put together, they earn less than what Google earns. All the Indian IT companies put together will earn less than what Google earns. Why is that? Because Google is based on a knowledge idea that comes from the corridors of knowledge related to Stanford University. And it isn't something deep or extraordinary. It is an undergraduate mathematical idea. If you take apart the science of how the search engine Google works, it is undergraduate mathematics. Something that we teach in almost every university in India. But where do we teach it? In the mathematics departments. Do we ever tell them this is connected to search engines? Never. Does any child know that when he uses Google, he's actually putting a mathematical idea into practice? No. And look at the power of this knowledge engine. It earns so much revenue. I am not saying that we should earn for the sake of earning. But the economy of a nation is dependent on its GDP. How will the GDP grow? Unless we are able to invent, put into place, use such enterprises. So I gave you two examples, the robotic tailor and Google as a search engine, that both of them are really parts of an economy based on knowledge systems, and therefore they boost the economy through knowledge, and therefore that instance is an example of a knowledge economy system. I think hard and I try hard, but I don't find too many illustrations of this. There are, make no mistake, but not as many as there should be.
Was India always like that? Lest you think that no, this nation has always been like that, I want to assert so that we understand that this is in our genes. That we have been inventive, that we have had a knowledge economy for centuries in India. Centuries and centuries. I'll give you 2 or 3 very simple but important examples. When Alexander invaded India, incidentally, he didn't really invade India. He only came to the frontier parts. And when his spies crossed, I cannot remember the river, it wasn't the Indus, probably the Satluj, and found that the soldiers of the Magadhan army were ranged over there to give him battle, they came back and told Alexander that the Magadhan army soldiers are eagerly waiting to give you battle. He decided to turn back. I learned this from historians of the West. Yahan koi nahi batata ye. He turned back simply because there was this powerful Magadhan army eagerly waiting to give him battle, not because his soldiers were tired. He knew he couldn't overcome them. But he still went back a happy man. Do you know why? Because he carried with him on his return journey several ingots of the so-called Wood's steel that was invented and used in India and exported to the West. And why would he be happy? Because the famous Damascus sword was made from this Wood's steel. This technology was unique, peculiar, and special to India. Other countries did not have it. For centuries, India dominated. I'm speaking of the time of Alexander. Move forward to the time of Michael Faraday, one of the greatest scientists of the 18th century. And all his apparatus for scientific experiments would only be put together when he had the Wood's steel from India. For centuries, the Wood's steel dominated. I have yet to meet a professor of metallurgy or the so-called big shot managers of major steel companies who can tell me exactly what was in the Wood's steel. उनको नहीं मालूम है. हम उसको खो चुके हैं. But I want to let you know that this is an example of how the economy was benefiting. All this steel that went. And it wasn't just steel for swords. I learned from historians of science, from historians of medicine at Columbia and at the Johns Hopkins University. Again, यहाँ मुझे किसी ने गंभीर रूप से नहीं बताया. इसमें हम बहुत माहिर हैं, निपुण हैं, कहने में हम बड़े महान थे, हमने बहुत किया. When it comes to substantiating that with hard evidence, we lose ourselves. हम खो जाते हैं, बहक जाते हैं, गड़बड़ा जाते हैं. कुछ लोग तो शर्म भी करते हैं इन बातों को कहने से. But these are facts of history. You must understand. That same Wood's steel, much before the time of the Christ, was being used to craft the finest surgical instruments. India was a pioneer, and I learned this where? From Columbia University and Johns Hopkins. उनका नाम लेता हूं तो हम झुक के सब स्वीकार कर लेते हैं. अगर मैं कहूं कि मुझे यहां से किसी ने बताया तो शायद कोई मानेगा नहीं. But exactly that. And that was a huge source of revenue for India. And all of this was exported in exchange for gold. Gold used to come into India. Incidentally, India invented cataract surgery. Very few people know that. Hundreds of years before the time of the Christ. Not just plastic surgery. I also learned this from the works of a Russian historian, Alexander Nemirovsky. India was the first country in the world to set up hospitals not just for humans, even for animals. That was the state of our knowledge systems. Again, hundreds of years before the time of the Christ. So I cite these examples just to convince you that India was a knowledge economy. That is why wealth was coming into India. Around the time of the Christ, there is a tiny island off the coast of Africa, tiny island called Socotra. There are caves in that island. On the walls of those caves are inscribed by hand stories of Indian sailors, their journeys by the Indian sailors dating back to that time.
That island is so tiny, it would be hard to find in the ocean. Indian ships used to go to that island on their way beyond. वो कहानियां उन्होंने वहां पर जड़ी हुई है. How did they do that? Because we were masters in the science of navigation. And why were we masters in the science of navigation? Because we were masters in the art of inventing mathematics for practical uses. And because our ships could then travel accurately and for such long distances, they would therefore be able to, and by the way, the ships were far better built than the ships of the West. They would last longer, they were larger. And so they would bring back enormous gold in return for all kinds of goods that they would trade. And incidentally, India invented this device before the chronometer was invented by the West. That's a great invention, the chronometer. Make no mistake, but before that, for all navigation purposes, when Newton tells British Parliament, one of the greatest scientists the world has known, that science knows no means of determining position at sea, the Indians were routinely using this device called the Rapalgai or Kamal to find latitude at sea. That was always a challenge, but we had mastered it. That is why we could go so far and so accurately. So what does Vasco da Gama do when he comes to India? He doesn't navigate. He doesn't find the sea route. The route was known from the time of the Christ. All he does is he picks up a navigator called Kana from Africa, and Kana takes him straight to Kerala without stopping anywhere because he knew the route. He was using the Rapalgai. I'm telling you this because I want you to understand that we were always for centuries a knowledge economy. All this was coming from our knowledge systems. Society was benefiting. Even the practice of many rituals of the Rig Veda needed mathematics. And so great mathematics was invented for practical uses of the same order of sophistication, but hundreds of years before the Greeks. This Shulba Sutra of Bodhayan, and much before that in the Satpatha Brahman, the theorem of Pythagoras is clearly mentioned. Voltaire writes hundreds of years ago that there is no doubt that Pythagoras came to India to learn from the Brahmins on the banks of the Ganga. And I have asked this in Indore, and people tell me in Indore, what is there to ask? We all know he came, he was influenced by Jain philosophy, became a vegetarian, would eat his dinner before sundown. But catch anyone telling this to our young with facts of history, not because I want you to sit back and say we were great and therefore we don't need to do anything, but to use that as to inspire confidence in our own DNA, in our own genes, that we can once again do the same things. And what are the things that we need to do? Oh, there are so many things, but I will highlight a few. I am no great wise man. मैं शादीशुदा आदमी हूं और हर पुरुष जो विवाहित है मुझसे पूरी तरह से सहमत होगा कि विवाह पश्चात एक गुण आ जाता है, समझ जाते हैं कि परिवार में और समाज में हमारी क्या परिस्थिति बुद्धि के संदर्भ में सबको मालूम होता है. तो मैं इस भ्रम में नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कुछ समझ आ ही जाती है. और उसी समझ के दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं, टुडे आई एम वाइजर देन व्हाट आई वाज येस्टरडे. एंड आई कैन टेल यू वेयर आई थिंक वी कुड पे सम अटेंशन. Where we could pay some attention so that we could again start moving towards a knowledge economy. We are not. Our IT exports are dwindling. We are in grave danger there. Why? Because many other countries have mastered the art of better programming with less or same costs. They're better at it now. Many Eastern European countries do far better programming than far more ingenious programming. And so India is no longer this hot destination for getting truck driver programming done. No, it's not. So we are in grave danger. You can see that their profits are diminishing. And how do we bring them back? Because we need to look at computing systems. We have the basic infrastructure. We just need to tune them and put them in place so that our young can grow with them, to play with them, to experiment with them, and to be acquainted with what India needs through them.
And then we will certainly do better. So what are the things that we need to think about? You know, central to everything I say, I'm a university man, an education person. Central to what I am saying here, this underlying theme, central to what I am saying here is simply this, that we need to put our systems of knowledge, namely educational institutions and related institutions, we need to put them in the right format, in the right situation, so that they can benefit the nation. At this point in time, they are not serving the needs of the nation. There is a famous American thinker, he's a professor at Harvard. That doesn't mean they are always right, but we must pay attention to what they say. Some time back, he wrote a small book, Is the American Century Over? When this century started, there was great talk that America is now in decline, that it will finish. अब अमेरिका डोमिनेट नहीं करेगा, इंडिया चाइना इनका युग आ गया है. उसने छोटी सी पुस्तिका लिखी है और उसको यहां भी लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं. कुछ लोगों को मैंने ही बताया है और लोग भी जानते हैं, मेरा कोई उस पर कोई मोनोपोली नहीं है. But that book by Joseph Nye says that there are only two countries that can really have the potential to challenge the United States, India and China. He gives some reasons why China will not, in the next 50 years, be able to challenge America. It may eventually. He doesn't say it will not. All he says is it will take a lot of time, and he gives some reasons. He gives a different set of reasons for India. He gives 4 reasons. One of those 4 main reasons, he says, is that not a single university from India ranks in the top 200 in the world. We need to think about this. It's a source of worry. What is he trying to say? That India will never be a knowledge economy in the next 50 years. It takes time to put your systems in place, and we are nowhere near that. After enormous effort, and I have colleagues here who were with me, we worked so hard at the University of Delhi, and in the beginning of my 4th year's term, Delhi University had almost reached the 200th spot in the world. We were ahead of every IIT in India. In terms of research output, we were better than every IIT. But now I check the Delhi University ranking, we are somewhere in the 800th spot. Just think what we do, we destroy our systems. बदहोश होकर हम बर्बाद करते हैं. जनहित की तो सोचते ही नहीं है. मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, संस्था का बिगड़ा, समाज का बिगड़ा, राष्ट्र का अहित हुआ. आज मैं चाहता हूं कि आप सजग रूप से इस पर चिंतन करें. And please go back with the thought, how do we protect our institutions? जोसेफ नाय कह रहा है, कुछ सोचने की बात है. कह रहा है कि कोई उसकी शिक्षा की संस्था इसके लायक ही नहीं है कि वो अमेरिका को टेक ऑन कर पाए देश. ये तो हमें सोचना पड़ेगा. वही भारत है जो अकॉर्डिंग टू एंगस मेडिसन, उनके पास डेटा है फ्रॉम 1st century AD to the 17th century. He says that India dominated the global GDP. China second था, India आगे था. हम 28% पे थे of global GDP. Why? Because we were a knowledge economy. अब तो कुछ रहा नहीं in terms of our knowledge systems. But we need to, I am a perpetual optimist. It takes no time to put a university or our systems of learning back in order. What are the areas where we should do things so that things will be back in order? We can become a bit of a knowledge economy. One of the big challenges I see is quantum computing. I find that some countries, Canada, the United States, they are moving ahead by leaps and bounds. IBM now claims, and I have read the MIT review of the IBM quantum computing computer. It is almost ready. When I talk of quantum computing, it uses quantum mechanics and ideas related to that. I'm not an expert. But this will revolutionize the way computer systems work. I don't see anything happening in India. Our IT industry may, God forbid, it may be in danger. We need to think about that. I don't see much happening in the realm of big data in India.
India is the country that taught the world the idea of handling data. Many of the concepts of modern statistics and statistical economics or econometrics, if you like, were given to us by Chanakya. They are embedded in his treatise. But we don't talk about it. We could learn something, at least gain some self-confidence. But today, we ignore the importance of data. मैं थक जाता हूं मांग कर सरकारी संस्थाओं से डेटा रिलेटेड टू देयर ऑपरेशंस कहीं कोई रखता ही नहीं है. आज आप सुनते हैं कि बैंकों का हाल इतना बुरा है. मैं नाम नहीं लूंगा किसी भी संस्था का, पर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट बैंक्स ऑफ इंडिया, मैंने ऐसे ही बातचीत में पूछा उनके जो सर्वोच्च अधिकारी थे उनसे कि आप डेटा जो आता है डेली ऑपरेशंस ऑफ एवरी ब्रांच, हाउ डू यू रिकॉर्ड दैट, हाउ डू यू इन्फर, हाउ डू यू लर्न फ्रॉम दैट? ही डिडंट इवन नो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. एंड दैट इज रियल डेटा. द बैंक का डेटा है, बैंक के पास जमा है, बैंक को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए. आर यू सरप्राइज्ड दैट द बैंक्स आर इन ट्रबल? क्योंकि वहां जो लोग हैं वो इसके योग्य नहीं है, वो लगाए गए हैं. और कोई आज एक व्यक्ति विशेष या सरकार की बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये संस्थाओं के साथ खिलवाड़ भारत में होता रहा है. देयर इज नो नॉलेज ऑपरेटिंग देयर. आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दैट. दीज आर टू एरियाज वेयर इंडिया इज लैकिंग. मुझे अच्छी तरह मालूम है कि फाइनेंशियल डेटा को लेकर इंडिया ने इतनी लापरवाही की है, मैं जानता हूं अंदर की बात. अभी भी देर नहीं है, पर यह कब होगा? हो क्यों नहीं रहा है? हो इसलिए नहीं रहा है कि जानते हुए भी कि हमारे लिए अनिवार्य है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद हमारी संस्थाएं जो हैं, आप पूछ लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मेरी अपनी संस्था है, मेरे लिए वो मां के बराबर है, उसी से मैंने सीखा है, मैं उसका ऋणी हूं, जीवन पर्यंत नहीं चुका पाऊंगा ऋण. परंतु यह संस्था भी नहीं सिखाती है कि डेटा को कैसे हैंडल करना चाहिए. किसी भी विभाग में नहीं ठीक से सिखाया जाता. और यह तो ऐसी चीज है जो अंडर ग्रेजुएट्स को सिखाना चाहिए. असली तो बुद्धि वहीं पर फड़कती है, ऊपर उठ से निखर के आती है बाहर. एंड वी डोंट डू दैट. दैट इज वेयर द नीड इज, बट वी आर नॉट डूइंग इट. एंड दैट इज ग्रेव डेंजर फॉर इंडिया. Data is proving to be so important in so many areas, in health statistics, in matters of other social indicators, in matters of GDP. If you do not know what and how to analyze, how to collect and how to analyze data, you will be in deep trouble, but we are not so good at it. What are the other areas? Did you know that most of our cyber security systems are all imported from different countries, China, Israel, हम बाहर से लाते हैं for uses in the railways, army, सब जगह, air force. Do you think they will sell these systems to us without compromising them? And why do we do it? क्या हम पागल हैं? No, because India doesn't have anything. We are zero in the realm of cyber security, grave danger. And if you allow undergraduates a little freedom, they do wondrous things. When we launched our reform process in the university, we gave undergraduates the opportunity to play with computers, to play with mathematics and how they interact. And a bunch of undergraduates invented a marvelous new system for encryption. It was so good that the Department of Defense immediately took it on. These were undergraduates, जैसे मैं Google की कहानी कह रहा था. So it doesn't take too much. कोई बहुत पैसे की लागत नहीं होती है. बस युवा पीढ़ी को थोड़ा प्रोत्साहित कीजिए और उनके सामने राष्ट्र के जो हित में आवश्यकताएं हैं उनको रख दीजिए और वो जुड़ जाते हैं और तुरंत जादू करके दिखाते हैं. हमें उस अपने पर भी तो कुछ भरोसा रखना चाहिए. वही नहीं हो पाता है. संस्थाएं हमारी जैसे निर्जीव पड़ी रहती हैं. आए बोर्ड पे पढ़ाया, रटाया, परीक्षा ली, वो भी लीक हो जाती है. परीक्षा भी लीक हो जाती है. और अगर आपको लगता है कि सिर्फ सीबीएसई का खेल है और आज की कहानी है, ऐसा नहीं है. हम तो दिल्ली विश्वविद्यालय की इतनी कहानियों से उलझ चुके हैं जो कि बरसों से चली आ रही थी. तो वी नीड टू थिंक अबाउट दैट. अगर नॉलेज इकोनॉमी बनना है तो ऑल दीज थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट.
I don't know if you have ever been watching things on television or followed anything related to robotics on YouTube or such channels. There is this humanoid, a female robot by the name of Sophia. What do you think? Sophia is a marvelous example of a robot based on artificial intelligence and extraordinary electronics and mechanics. So there is mathematics embedded there, there is good algorithms, and there is good engineering. It's a merger of these three disciplines. मैथ्स का स्टूडेंट तो यहाँ कभी पढ़ नहीं पाता, इंजीनियरिंग से तो उसको दूर रखते हैं. वो इंजीनियर को कभी और चीज़ों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंजीनियर को यहाँ नहीं जोड़ते. उसको मैकेनिकल पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रिकल पढ़ो, चाहे ये पढ़ो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुड बी इन एवरी सिस्टम ऑफ इंजीनियरिंग. इट्स नेवर देयर. एंड सोफिया इज जस्ट वन एग्जाम्पल. I don't know how many of you are aware that even as I speak, just 15 days ago, a paper has been published in the journal Nature, Molecular Biology. Nature, one of the best journals, just a few days ago. An experiment has been conducted with nanorobots. These nanorobots are so small that if you look at the thickness of one human hair, एक बाल की जो thickness होती है, मोटापा होता है, उसके अंदर जो उसका डायमीटर है, उसके अंदर 50,000 नैनो रोबोट्स फिट हो जाते हैं. इतने छोटे होते हैं. एंड दीज आर इंटेलिजेंट नैनो रोबोट्स. और कैंसर के ट्रीटमेंट में चमत्कार करना शुरू कर दिया है कई तरीकों से. आई कैन गिव यू जस्ट वन एग्जांपल. So these nanorobots, when they are embedded into a human system where a human is afflicted with cancer, then they go to the spot where the cancer is. And you know, a cancer grows when it derives nutrition from the host body through blood vessels. All these nanorobots do is go to all the blood vessels supplying blood and nutrition to this cancerous growth, and they automatically stop at the entry point of that cancerous growth, and they block the flow of blood, and the cancer begins to die. It's coming through nanorobots, molecular biology, artificial intelligence. And this is a huge new field. I think India must immediately jump into this. I was in one of the top IITs of India just a few days ago where they were discussing robotics. And I'm telling you the truth. They don't teach any robotics as a formal curriculum in any of the departments except in mechanical engineering, where their idea of a robot is a small vehicle with some movement and some radio control system. There is nothing going on. But this is a huge field, and if India moves in now and puts some money into it, just imagine if we were to be so good at all these other kinds of things, not just cancer treatment, how much it will benefit our economy. People will flock to us. And we can have advantages of moving first. I can assure you that India has the potential, the capability inside to do all the things that anybody else does in the world, but we need to focus on that. That is the kind of need we have for a knowledge economy. There are other things that are so important, the energy sector. Even as I speak, I do not know if you are aware of this, but there is a scientist of Indian origin. He actually is an Indian who migrated to the US. He worked at a university. Now he has set up his own company called Bloom Energy. He has these small boxes, इतने बड़े डिब्बे, उससे पूरे घर की बिजली पैदा होती है, using natural gas or even biogas. Just think the change that is happening. You don't even have to be connected to the grid. Again, India needs to move. And I'll tell you once again, I have just one theme. You want to make India a knowledge economy? Expose our schools and undergraduate institutions to these ideas, to these challenges, to stimulate the minds of the young, and you will find nothing but good will come out of it. I don't find any school. आप बैठे हैं यहाँ, आपके स्कूलों में ही आप कर देंगे तो मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा.
एवरी स्कूल मस्ट हैव एन इंजीनियरिंग किचन, जहां पर आप प्रयोग कर सके हाथों से अपने युक्तियों को लेकर। छूट दे दीजिए और पाठ्यक्रम में डाल दें तो अति उत्तम होगा, पर हम डालते ही नहीं हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पहली चीज हमको बताई जाती थी कि लैब में घुसते हो केमिस्ट्री, खबरदार जो तुमने अपने से कोई केमिकल छुआ। वो एक्सपेरिमेंट तो करने ही नहीं देते थे। मैं तो थक गया हूं, ये हर सभा में मैं कहता हूं, ये परिहास का विषय है, लेकिन कहीं बदलाव मैं नहीं देखता। कोई चाहता ही नहीं है। 12 सॉल्ट दिए जाते हैं 12वीं में, 12 को आप एनालाइज कीजिए, वो रट लेते हैं शुरू में, उसके रंग और महक से ही पता चल जाता है कौन सा सॉल्ट है। कमबख्त एनालाइज तो करना ही नहीं पड़ता है, और वो लिख देते हैं, नंबर भी मिल जाते हैं, और वो केमिस्ट्री में योग्य माना जाता है बच्चा। और स्कूल की मिट्टी का सॉल्ट आज तक किसी को छूट नहीं दी गई कि एनालाइज करके देखो इसमें क्या है, अवगुण है, क्या गुण है। प्रैक्टिकल चीज है, वो तो कोई नहीं करता, छूट ही नहीं है। जब तक हम अपनी विचारधारा नहीं बदलेंगे, सोच नहीं बदलेंगे, भारत का हित कैसे होगा? That is why I am telling you, let us start the change with our schools and colleges. Don't worry about the big institutions. ये बने बिगड़े कुछ नहीं होगा अगर हम अपनी युवा पीढ़ी को इन चीजों से प्रोत्साहित कर दें, प्रेरित कर दें। I don't know if you are aware, हम एक सुपरफास्ट ट्रेन बना रहे हैं बंबई और अहमदाबाद के बीच में। I love fast trains. I love trains, and I think it's great that we will have a fast train. But did you know that this is outdated technology? The system of public transportation is changing and changing fast in so many ways. Is India doing something? Superfast train बनाइए, मैं तो रोक नहीं रहा हूं, मैं उसका प्रशंसक हूं, बनने दीजिए, बट साथ में कुछ और करेंगे नहीं तो फिर हम पीछे हो जाएंगे। We are losing out in the realm of public transportation. अच्छे आविष्कार होंगे तो हम उनका जो है निर्यात कर सकेंगे, but we are not having any thoughts on that. And what kind of thoughts could we have? Even as I speak with you, there are automatic battery operated small air taxis, very small, and they're automatic, and they take you from one city place to another city place, one rooftop to another rooftop, like a helicopter, but they are not helicopters. They are far more efficient, they are battery operated, they don't make a noise. And all these jams that you see need not happen. I wish we could tell our young कि हम तुमको छूट दे रहे हैं, ये सुविधाएं दे रहे हैं, इसके साथ जुड़ो और इस तरह के आविष्कार करो। स्टार्टअप की जब बात करते हैं बड़ी अच्छी बात है, but startups do not happen in a vacuum. If India's economy has to improve, we will need startups. But startups have to be connected to knowledge sources. Ideas तो कहीं से आनी चाहिए, हवा में नहीं स्टार्टअप होता है। And that is where we are not doing too well. We are deficient. फिर निंदा के दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि यह आवश्यकता है भारत के लिए, हमें आगे बढ़ना होगा। और ये करने लगेंगे तो आप यकीन करें, मैंने तो इतना खेल खेला है हमारे युवा पीढ़ी के साथ, स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ, कि अद्भुत चमत्कार करते हैं। हमने इनोवेशन सेंटर बनाया जहां हम कुछ डिग्रीज देते थे। ये जो हमने 4 ईयर प्रोग्राम लगाया वो उसी के मॉडल पे पहले इनोवेशन सेंटर कायम किया था। उसमें बीटेक की डिग्री देते थे इनोवेशन की विद मैथमेटिक्स एंड आईटी। उसमें हम बोर्ड पे पढ़ाते ही नहीं थे। दिस वर ऑल नॉलेज फ्रॉम हैंड्स ऑन एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड, ट्रांसडिसिप्लिनरी, कनेक्टेड टू द नीड्स एंड चैलेंजेस ऑफ इंडिया। और हमने बच्चों को यह भी सुविधा दी कि इन आइडियाज जो तुम्हारे प्रोजेक्ट से निकलेंगे, तुम चाहो तो स्टार्टअप भी बना सकते हो। और तमाम स्टार्टअप्स निकले हैं। मैं आपको 2 ही स्टार्टअप का उदाहरण देता हूं। एक स्टार्टअप अभी निकला है जिसको इन्फोसिस ने कहा कि हम 300 करोड़ लगा के ले लेते हैं अपने साथ, उन्होंने इनकार कर दिया, वो सिंगापुर चले गए। 2 स्टूडेंट्स हैं बीटेक के हमारे, और गूगल ने हमसे कहा कि आपके स्टूडेंट्स आईआईटी से कहीं ज्यादा योग्य होते हैं, हम उनको प्रेफर करते हैं इस प्रोग्राम के। ये बचा रहा, इस प्रोग्राम को हम लोगों ने फिर भी बचा लिया, नहीं तो आज ये भी ना होता। और ये क्या आइडिया है? इट इज सिंपली डेटा एनालिसिस, क्योंकि हमने आते ही उनको डेटा से जोड़ दिया व्यवहारिक तौर से। फिर मैं कहता हूं जो मीमांसा में लिखा है कि नॉलेज विदाउट एक्शन इज मीनिंगलेस। Knowledge should always be
हैंड इन हैंड विद एक्शन। इन बच्चों ने सीखा और जब पढ़ रहे थे तभी आइडिया आई और स्टार्टअप यहां लगाया और इनिशियल फंडिंग थोड़ी सी हमने दी, उसी से वो चमक गए ऊपर। इंजीनियरिंग किचन दिया हुआ था हमने, चमक गए ऊपर। अब वो सिंगापुर चले गए हैं एंड दे हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंडिंग, दे आर वेरी सक्सेसफुल। उसी तरह a group of students, when they read that there was a village in remote Maharashtra in the Marathwada region which had devised a system for water supply through pipes round the clock, they went and studied it. And they looked at it, applied principles of fluid dynamics and mathematics as undergraduates, made a computer model using mathematics, and now they have created a standard system that can be adapted to most villages in India, and they made a startup out of that. This is what I mean by knowledge-based startups. So that's what we need to create a knowledge economy. We did something else which has been a huge success, and I again say that this will help India become a knowledge economy. Dr. Onkar Rai is, I think, somewhere here in the audience. There he is. He's the chairman of the Software Technology Park of India. Through his good offices, the University of Delhi collaborated and set up the Electropreneur Park of India in campus. What do we do there? Electronics related ideas for startups are nurtured there, mentored there, and funded there. And I was speaking to him just 2 days ago, and he told me that it has become a huge success. I met a venture capitalist in Mumbai who also told me that he's very happy with what's going on over here. He comes here often. And did you know it will help India? But we need to do this in every educational institution and we will become a knowledge economy. Why do we need to do this in electronics? Because India's electronics import bill is humongous. It is almost as much as our petroleum import bill. And it is a needless import bill. We can do all that within India. We can do all those things because we should give, if we give our undergraduates and school students a certain degree of freedom. And if you are thinking that I'm only talking about the sciences for knowledge things, you are badly mistaken. Knowledge systems should be holistic and should be transdisciplinary and should be hands-on. And I'm now about to finish my talk. I'll mention 3 books. They're all connected to the humanities. There is a famous historian at Yale. His name is Paul Kennedy. In 1987, he wrote a marvelous and magnificent book, The Rise and Fall of the Great Powers. He analyzes why big empires grow, become powerful, and then why they fall. And then he predicts in 87 that the United States will begin to experience difficulty. But he also says that before that, the Soviet Union will face greater difficulty. And he's predicted correctly. The Soviet Union fell before the United States. But, to my dismay, no department of history in India even talks about this book. I know many historians who have not even heard of the book. It is a path-breaking book. It is a path-breaking system of knowledge. We only teach history here with a political purpose. And we distort history. Either we build a kind of Marxist framework and we distort it in one way, or we build a right-wing framework and we try and distort it in another way. हिस्ट्री को तो संस्कृत में इतिहास कहते हैं, as it happened. और फिर उसको लेकर सीखिए, एनालाइज कीजिए निष्पक्ष, निष्काम भाव से, तो राष्ट्र का हित होगा. पर यहां नहीं हो रहा है. तो नॉलेज सिस्टम्स की सिर्फ मैं साइंस टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता. उसी तरह एक और पुस्तक है जिसके ऑथर को मुझे उम्मीद है कि नोबेल प्राइज मिलेगी, टॉमस पिकेटी, कैपिटल, जिन्होंने इतना डेटा एनालाइज किया है यूरोप का, हर शहर का कई 100 साल का डेटा. और अगर आपको लगता है कि इंडिया में डेटा नहीं रखते हैं तो ऐसा नहीं है. सर, देयर इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में, उसका डेटा 1770 के पहले से मैंने देखा कि रखा हुआ है, बरकरार है डेटा. कितना गेहूं कहां उत्पादन हो रहा है, किस तरह के वह पेशे हैं. सिर्फ आधे ही लोग वहां पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में था 1770 में, 20% मैन्युफैक्चरिंग में था. ये सारा डेटा उपलब्ध है. भारत में भी रखते थे डेटा, अब हम भूल गए हैं. टॉमस पिकेटी की किताब, इट्स अ पाथ ब्रेकिंग बुक and it predicts why and how differences happen
in the economic differentiation between strata of society. The rich start getting richer. Why? Through certain procedures and taxes and things like that. I don't see that happening. We need to start thinking along those lines. And a book like Joseph Naes, Is the American Century Over? I don't see a similar, I'm not saying we should copy them. But I'm telling you, India also has to become a knowledge economy. Do I find people from our university systems, from our knowledge systems talking about that? I don't see that. I don't see that happening. And that is, and you know, it's not enough to just talk in theory. You have to put these things into practice. You have to test them out in society. After Paul Kennedy wrote his book, every few years they test, was he right? Where did he go wrong? Why did he go wrong? They look at all the things that have happened. We are lagging in that department, and we need to think and think and think about it. And if we do, I give you my word, if India understands this, if India recognizes the power that it has within itself through its young, if it creates its institutions and realizes knowledge exists not just within our classrooms, but in the whole world around us, that knowledge is a reflection of the creation of the Supreme Being, that we engage with it with the best of intentions, it will reward us with good things for the well-being of the nation. That is the need of the hour. India needs to become a knowledge economy. Thank you very much. So now you know why I did not venture into introducing Professor Dinesh Singh. It's not really important whether he did his PhD from the Imperial College or his graduation and post-graduation from the St. Stephen's Delhi University. Dinesh Singh defines himself. His knowledge, his lecture, his interaction with audience. Thank you so much, Professor Singh. We are once again indebted. Professor Singh has agreed to take a few questions, although it's not accustomed to take questions when it is a lecture like this, but he has agreed. So perhaps if you have a few questions and we have time. So Professor Singh thinks a few decades ahead of time. We have a new education policy committee working on the new education policy, and he thought of 4-year degree program. Personally, I am a great admirer of that concept. I have written and published in India and abroad on this, and admired him for that. When I didn't meet him, I didn't know him really. The new education policy team is considering very seriously whether undergraduate program should be 3 years or 4 years. मेरा प्रश्न है कि प्रोफेसर साहब ने जो प्रश्न उठाए हैं कि चीन और भारत में जब तुलना होगी तो लेखक कहता है कि भाई चीन तो नहीं पहुंच पाएगा और भारत पहुंच पाएगा, और जब इन्होंने वर्णन किया तो उसमें नकारात्मक पक्ष ज़्यादा दिखे कि ये चीज़ें नकारात्मक है अभी भी, और उसके बावजूद भी चीन नहीं पहुंच पाएगा और भारत पहुंच पाएगा। तो जो चारों पॉइंट उन्होंने कहे थे कि भाई ये चीजें हैं जो यहाँ, तो पॉजिटिव वाला प्रश्न पर नहीं आया उस रूप में। ये पहले तो प्रोफेसर शर्मा ने कहा मैं सवाल लूंगा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि उत्तर दूंगा। परंतु अब आपने जब प्रश्न पूछ ही लिया है तो मैंने ये नहीं कहा कि भारत पहुंच जाएगा। जोसेफ नाय की अवधारणा है और वो उनकी अवधारणा है, आवश्यक नहीं है कि हम उनसे सहमत रहें। वे अलग अलग कारण देते हैं कि आने वाले दशक 2-3 दशक में चीन भी मुकाबला नहीं कर पाएगा, भारत भी नहीं कर पाएगा।
आने वाले 2-3 दशक में। इतना आगे की कौन जानता है, कल क्या होगा हमें ठीक से नहीं मालूम है, तो इतने दूर की क्या सोचेंगे। परंतु जो वो बात कहते हैं उसमें थोड़ा वजन है। चीन के लिए वो जो एक आध कारण कहते हैं कि चीन के जो डिफेंस रिलेटेड एक्सपेंडिचर और जो डिफेंस के सिस्टम्स हैं, दे आर नॉट of the same order that the United States has as of today, and there is value in what he says. I am no expert, but what little I have seen, the United States is on the verge of launching a new weapon which will work in a extraordinary fashion. So at a distance of 10 kilometers, if there is an whatever enemy, alien, whatever, they will use some special kinds of laser technology which will not affect things on the way, but will burn a tiny part of his clothes. Just burn, not harm him, not kill him, but enough to warn him. Those are the kind of things I find happening with US Army technology that I don't think China is anywhere near. China has missiles, but then every country, India has a faster missile than China. The BrahMos missile, in its range, is the fastest missile in the world. ये इंडिया ने कुछ करके दिखाया है। मैंने शुरू में ही कहा, ऐसा नहीं है कि भारत इसी तरह बैठा हुआ है एकदम असहाय, बहुत कुछ हमने किया है। मैंने तो वो चीजें बताई जिसमें भारत को और ध्यान देने की आवश्यकता है। Excuse me, sir. Sir, I'm A.S. Chonkar, from a senior fellow in Center for Land Warfare Studies. My question is regarding this knowledge economy and the strategies for that. Now, we all know that strategies means ends, ways, and means. The very fact that you developed something here and the people went to Singapore, the means are not there with them to actually carry forward their work. And that's why we are lacking in the knowledge economy systems. Yeah, I agree with you. That's true. I was deeply disappointed, but there is greater ease of business for young people in Singapore. Sir. I am very confident India will also become like that. Therefore, sir, my question is, how do we get the means? And all our strategies should actually work towards getting the means which are most important and getting a public-private partnership. It's not the responsibility of the government only, but the responsibility of our companies, our private enterprises, to get the means going into the universities. Your thoughts on that, sir? You know, the private sector in India does not believe in innovation. There are obviously exceptions, but I'll give you an example. You know, in the power sector, Tata Power, for instance, came to us and they were taking advice from the Innovation Center and largely from our students who made a huge difference to them. Similarly, even CII brought in a large number of medium-sized industries. And once our students started giving them good ideas, then they began to understand why these things were useful, and then they began to engage with them more proactively. Otherwise, the private sector in India is very timid. It doesn't want to take risks. रिस्क तो छोड़िए साहब, आप देख रहे हैं हर छोटी मोटी कंपनी बैंक से पैसा लेके और लापता हो जाती है। तो प्राइवेट सेक्टर हैज नॉट फुलफिल्ड इट्स रोल। उसके कारण तमाम हो सकते हैं, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये तो हमने संस्थाओं को बना दिया। बट परिवर्तन भी आ रहा है, छोटे पैमाने पे आ रहा है। हमें बीच में, और फिर ये मुझे शोभा नहीं देता कि बार बार मैं उदाहरण दूं विश्वविद्यालय का अपने, परंतु चूंकि मैं उससे जुड़ा हुआ था और प्रयोग वहीं पे हुए थे, जब हमने इस प्रकार के प्रयोग किए प्राइवेट सेक्टर से, चाहे गवर्नमेंट से सहायता मिली, सहयोग मिला, और वो जुड़ गए और भला हुआ दोनों तरफ। तो आपकी बात बिल्कुल उचित है। संस्थाओं को देखिए, स्कूल के लेवल से सोचना होगा कि चेंज बदले। अभी तो क्या होता है, सीबीएसई या एनसीईआरटी कोई सिलेबस बनाता है, हर स्कूल में उसी तरह। आप अगर थोड़ा भी जेनेटिक्स का प्रिंसिपल ले लें, तो अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो डूब जाएंगे। और हमारे सारा सिलेबस एक संस्था पूरे देश में व्यापक रूप से लागू कर देती है। नागालैंड में जो स्कूल है, नागालैंड की विशेषता से जुड़े, उसकी आवश्यकताओं से जुड़े, तो क्या बुरा है, लेकिन नहीं होता। तो वो सब जब बदलाव आएगा तो प्राइवेट सेक्टर का भी उसी से भला होगा। आप यकीन करें, जितने भी प्रयोग मैंने किए हैं यही सीखा है। Sir, I have been working out innovations actually, and I congratulate you for referring to the data analysis strategies and that electronic technologies and all other things. I was sharing my dialogue with the
first national seminar of scientists, social scientists and technologists, which Professor Malcolm Adishishia organized in Delhi. And really I congratulate you, but we need to revolutionize the mathematics education in the country. And multidimensional mathematical concepts, they have to be, now it is the time to filter down and introduce them in the middle school level. Matrix theory, they can grasp, there is talent in the school, but our readiness is so much missing in the country that we cannot help this revolution and make the country develop in with a faster rate also. I will request you to comment please on this. मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन मेरा अंदाज है कि चेयरमैन साहब कुछ और उस पर टिप्पणी कर सकते हैं कि स्कूल सिस्टम में गणित को लेकर हम लोग कुछ प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, इधर कोई रवि भी पूछ रहा था। नमस्कार सर, मैं धनंजय जोशी इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से। सर, मैंने राधा किशन जी को पढ़ा, उनकी इंडियन फिलॉसफी की किताब है जिसमें वो लिखते हैं भारत वो देश है जो विजडम की बात करता था। विजडम से हम ज्ञान पर आए, जिसकी आपने बात करी, ज्ञान अर्थव्यवस्था, और आज हम सूचना पर आ गए। इंडिया इज ए कंट्री विच टॉक्स अबाउट विजडम, देन वी केम टू नॉलेज एंड नाउ मेयरली इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सारा देश केवल आंकड़ों के पीछे भाग रहा है और इसकी आड़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे शब्दों ने कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों को इतना पॉपुलर कर दिया कि हम अपनी मेधा, अपनी प्रज्ञा और अपनी मीमांसा को भूल गए। तो क्या भारत को फिर से बुद्धि की तरफ जाने के लिए वो कौन से क्षेत्र होने चाहिए जिन पर हमने बात करनी चाहिए? क्या मात्र सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विषयों को ही हमने बात करनी है, या मानविकी जैसे विषय जो मर गए, जिसको लेने वाला कोई नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत को कोई पढ़ने वाला नहीं, इतिहास को कोई बोध नहीं कराता, तो क्या ऐसे विषय जो हमारी भारतीयता, हमारे अस्तित्व की बात करते हों और हमारी मीमांसा और हमारी प्रज्ञा की बात करते हों, उनके विषय में आपका क्या चिंतन है? मैं बहुत संक्षिप्त जवाब दूंगा कई कारणों से। पहले तो मैं सक्षम नहीं हूं कि हर चीज का जवाब दे सकूं। वाकई देयर इज नो फॉल्स ह्यूमिलिटी हियर। आपने संस्कृत की चर्चा की। संस्कृत विषय पढ़ाया जाता है मेरे विश्वविद्यालय में, प्रतिवर्ष शायद 4 या 5 हजार बच्चे पढ़ते हैं संस्कृत। मैं एक छोटी बात कहना चाहता हूं, संस्कृत 5,000 लोग पढ़ेंगे और सिर्फ संस्कृत पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद करेंगे क्या? यहीं पर रचनात्मक सोच की आवश्यकता है। और मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपने नोम चॉम्स्की का नाम सुना हो, चॉम्स्की ने, उनको कहा जाता है कि ह्यूमैनिटीज के आइंस्टाइन थे। ही वाज कंसिडर्ड द आइंस्टाइन ऑफ द ह्यूमैनिटीज। MIT में प्रोफेसर हैं। उन्होंने लिंग्विस्टिक्स में एक क्रांति ला दी, अपनी सोच से एक थियरी बनाई उन्होंने। चॉम्स्की ने क्यों किया, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूं, जो हैं उनको जब मैंने सुना, पढ़ा और देखा तो मेरे समझ में आया। उसका मूल कारण था कि चॉम्स्की पाणिनि का व्याकरण जानते थे और आधुनिक गणित जानते थे। और जब पाणिनि के व्याकरण के सिद्धांत उन्होंने पढ़े तो उन्होंने उसको गणित के ढांचे में डालकर रेवोल्यूशन ला दिया लिंग्विस्टिक्स में। मैं बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं, इसका श्रेय उन्हीं को मिलता है, इसीलिए वो उचित है कि उनको हम आइंस्टाइन ही माने ह्यूमैनिटीज का। यहां मैंने संस्कृत के छात्रों से जब भी पूछा कि संस्कृत क्यों पढ़ते हो, तो जवाब आता था प्रिय है, अच्छी लगती है, मन लगता है। पर मैं साथ में पूछता था इसके अलावा कुछ और पढ़ना चाहोगे? तो कहते थे बिल्कुल, बहुत इच्छा होती है कि गणित पढ़ें, लेकिन अवसर नहीं दिया जाता। लगभग 1/3 संस्कृत के छात्रों ने, मैंने 500-600 से बात की थी, अलग अलग ग्रुप्स में 50-60 के। बड़ी मेहनत लगती है लेकिन सीखने को बहुत मिलता है। तो 1/3 ने हमको जवाब दिया था कि हम गणित से जुड़ना चाहते हैं संस्कृत के साथ साथ। 1/3 ने कहा था कंप्यूटर साइंस से, और 1/3 ने कहा था पॉलिटिकल साइंस से। संस्कृत का नैसर्गिक नाता है। और इसका यह अर्थ नहीं है कि संस्कृत भी पढ़ा दो और गणित भी पढ़ा दो ना। संस्कृत के अंदर जो गणित समाई है उसको पढ़ाओ गणित के आधार पर। वो तो होता ही नहीं है भारत में, और अगर पहले नहीं होता था तो यह गलत है। ईसा मसीह से कई सौ साल पहले पिंगल ने जो आविष्कार किया वो तो पोएट्री के माध्यम से किया, छंद के शास्त्र में, और पैस्कल के ट्रायंगल का उन्होंने आविष्कार कर लिया, जो कि यूरोप में लगभग 1800 साल बाद हुआ।
तो भारत की परंपरा तो इसमें बड़ी मजबूत रही। अब हम भूल गए, संस्कृत के लोगों से पूछ लीजिए। आई होप देयर इज नो संस्कृत पर्सन ये, नहीं तो हमसे लड़ बैठेंगे। लेकिन संस्कृत के लोगों से पूछ लीजिए कि पाठ्यक्रम में ये डालोगे, तो सबसे पहले वही विरोध करते हैं, नहीं साहब ये तो अनुचित है। तो यही बात है, इसी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। हमने कर दिया था, फिर मैं कहता हूं कष्ट इस बात का नहीं कि हमारा कार्यक्रम पलट दिया गया, कष्ट इस बात का है कि उन छात्रों का भविष्य अब उतना उज्जवल नहीं रहा। बच्चा जो भारत का है वो हमेशा भविष्य उज्जवल ही रखेगा, और उज्जवल हो सकता था। जी जी जी। सर, आपने नॉलेज इकोनॉमी, ज्ञान अर्थव्यवस्था को लेकर के एक निर्धारित कालखंड तक इसकी प्रगति की बात की। उसके बाद एक कालखंड के उपरांत आपने कहा कि उसमें स्थिरता आ गई है। मेरा प्रश्न बहुत स्पेसिफिक है, भारतीय भाषाओं को उस संदर्भ में आप संपत्ति मानते हैं, असेट मांगते हैं या लायबिलिटी? अगर असेट है तो कुछ उदाहरण देकर के सिद्ध कर दीजिए, प्लीज बता दीजिए। ये सवाल बड़ा ही जटिल सवाल है, मैं इसका क्या उत्तर दूं। मैं जान रहा हूं किस संदर्भ से आप पूछ रहे हैं। देखिए, नहीं, मैं रवि को बड़े अच्छी तरह जानता हूं और हमारे बीच में बहुत इन चीजों को लेकर वार्तालाप होती है, कोई विवाद नहीं है। बहुत सीखा है मैंने रवि से। उचित प्रश्न है। भाषा तो कोई भी भाषा आप ले लें, उससे हित ही होता है। और अब तो वैज्ञानिक तौर पे सिद्ध कर दिया गया है कि जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान होगा उतनी ही बुद्धि आपकी अच्छी चलेगी। ये महिलाओं को नहीं अप्लाई करता है, वो तो ईश्वर की देन है, उनकी बुद्धि तो चलती ही है। लेकिन हम मर्द प्रजाति को तो सोचना पड़ेगा, कुछ भाषाएं सीख लें तो भला होगा, उनका भला पहले से होता है। Sir, I have the mic, but only if the chair permits. Sir. Yeah, last question. We have to wind up because we have to close at 5. Sir, thank you for such an eloquent presentation here. It's very clear, and as you said, that that the knowledge economy will promote and will contribute to our power. The point is that it does contribute to our status and power and everything. But since you quoted Joseph Nye himself wants United States to be a soft power. So do you think that this economy, knowledge economy, can in any way also contribute to India being a soft power? And if it can, then in what ways? Absolutely. Look, I think it's a great question. पावर का ये अर्थ नहीं होता है कि आप किसी दुर्बल को दबा दें अपनी शक्ति से। वो सॉफ्ट पावर ही होता है, और वो सॉफ्ट पावर का प्रयोग कई तरह से होता है। लाभ कैसे होता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। नॉलेज के माध्यम से जब हमने ये इनोवेशन प्रोजेक्ट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में आरंभ किए, तो बाहर के कुछ बड़े अच्छे जाने माने विश्वविद्यालय, एडिनबरा जो कि टॉप 15 में आता है, और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन एन आर्बर, उनके भी अंडर ग्रेजुएट्स हमारे अंडर ग्रेजुएट्स के साथ जुड़ गए। ये सॉफ्ट पावर का ही, भारत के एक संस्था के सॉफ्ट पावर का ही प्रभाव था, और उससे भला हुआ एडिनबरा आज तक हमसे जुड़ना चाहता है, और वो इस प्रयास में है कि जुड़ा रहे। भला हुआ बहुत, उनका भी हमारा भी। और एडिनबरा भारत को मानता, यहां तक कि जो हम रेल यात्रा करते थे, हर वर्ष एक पूरी ट्रेन को किराए पे ले लेते थे, उसको कॉलेज में बना देते थे, तो एडिनबरा अपने छात्रों को भेजने लगा उस रेल यात्रा में। ये भी सॉफ्ट पावर का ही एक उदाहरण है। तो उसी तरह का पावर उचित है। थैंक यू वेरी मच। वो माइक इधर। अब मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष जी से कि अपनी बात वो रखें, और कुछ ऐसे प्रश्न भी उठाए गए हैं जिसका कि शायद वो उत्तर देना चाहेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय माता शांति देवी को नमन। डैश पर विराजमान आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, जिन्होंने सार गर्भित पद्धति से व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन नॉलेज एंड इकोनॉमी, इस विषय पर काफी गहराई से हम सबके सामने विषय का प्रतिपादन किया है। डैश पर विराजमान इस फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर, संयोजक
आदरणीय प्रोफेसर सीवी शर्मा जी, इस सभागार में उपस्थित आप सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विद्वज्जन, मैं तो मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूं और संगठन जगत में काम करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आप सब जानते हैं, आरएसएस का पिछले 40 साल से प्रचारक के नाते काम करता हूं। मेरा इकोनॉमी के सिस्टम में एमएससी करने के बाद और रिसर्च के कंप्लीट के बाद सीधा संघ का प्रचारक बन गया, तो बहुत अधिक ज्यादा कोई संबंध संपर्क रहा हो ऐसा नहीं है, परंतु एक समाज के घटक के नाते से, समाज के कार्यकर्ता के नाते से जो भिन्न भिन्न प्रसंगों पर अनुभव करने का अवसर मिला है, उसके कारण से केवल 2-3 छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा। विद्या भारती जिस संस्था के राष्ट्रीय सचिव का मेरे पास दायित्व है, पूरे देश भर में एक लगभग 40 लाख विद्यार्थियों को एक विशिष्ट पद्धति से अध्ययन करवाने का प्रयास कर रही है। 1952 में एक छोटे एक्सपेरिमेंट के नाते से विद्यालय का श्री गणेश हुआ था और आज 66 साल बीतते बीतते एक 40 लाख विद्यार्थियों तक हमारी पहुंच है। कुछ छोटे छोटे प्रयोग हमने स्कूली एजुकेशन में किए हैं। अभी प्रोफेसर दिनेश सिंह जी ने जिनकी तरफ इंडिकेट किया, संकेत किया, एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का आपने नाम सुना होगा, फिजिक्स के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ऐसा दायित्व उनके पास रहा। हम विद्या भारती के कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने एक बार एक बात शेयर की थी कि विद्या भारती को आगे चल करके स्कूली एजुकेशन में जो समाज में फैला हुआ ऐसा एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, परंपरागत ज्ञान है, उसको साइंस के आधार पर कोई इस प्रकार का एक रिसर्च लैब बना करके और 6th क्लास ऑनवर्ड इस प्रकार का कुछ एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास, बच्चों को उस जो जिसको सामान्य भाषा में हम जुगाड़ टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके साथ जोड़ करके कुछ हम कर सकते हैं क्या। और विद्या भारती ने एक अभियान के नाते से इस विषय को ऑन किया है। हम स्कूल लेवल से लेकर के ऑल इंडिया लेवल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंटरनल हमारा कंपटीशंस रहता है, साइंस फेयर करते हैं, उसमें थीम देते हैं, जो समाज में विविध प्रकार की टेक्नोलॉजी चलती है उसको लेकर के हमारे बच्चे उसके बीच में जाते हैं, वहां से वो इनोवेटिव आइडियाज को वो सीखने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे उसमें साइंस कहाँ है, वो हमारा गांव का एक सामान्य व्यक्ति उसके साइंटिफिक रीजन्स को, साइंटिफिक जो उसके अलग अलग रूल्स रेगुलेशन क्या है, किस आधार पर, किस सिद्धांत पर वो काम करता है, उसके बारे में नहीं जानता होगा, परंतु उसने अपने रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके अपने उस आवश्यकता को एक इनोवेटिव आइडिया के आधार पर कुछ 4 चीजों को जोड़ करके एक 5वीं चीज बनाई है। उसके उस विज्ञान को समझना और उसके आधार पर कुछ इनोवेटिव मॉडल्स तैयार करना, इस विषय को लेकर के स्कूल लेवल से और ऑल इंडिया लेवल तक है, ये हमारा एक रेगुलर पिछले 18 वर्षों से हम इस फंक्शन के साथ में जुड़े हुए हैं। विद्या भारती इस आइडियाज को लेकर के साइंस कांग्रेस वगैरह में हम अपने बच्चों को भेजते हैं। अभी कुछ मॉडल्स अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी उसको ऑन किया है और उस पर एडवांस रिसर्च के लिए बाकी की टीमें काम कर रही हैं। एक दूसरा विषय मुझे जो आदरणीय प्रोफेसर साहब का भाषण सुनने के बाद में थोड़ा बहुत जो ध्यान में आ रहा है कि बहुत सी चीजें हमारे देश की जो कुछ एक अदरवाइज प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में ये चर्चा करने का मंच भी नहीं है। जैसे विद्या भारती ने मैथमेटिक्स को लेकर के, जिसको हम वैदिक मैथमेटिक्स इस नाते से जानते हैं, कहीं स्मार्ट मैथमेटिक्स से, फास्ट मैथमेटिक्स ऐसे भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, उस विषय को लेकर के विद्या भारती ने क्लास 2nd ऑनवर्ड, दूसरी क्लास से प्रारंभ करते हुए 12वीं तक का एक सिलेबस तैयार किया है। और जो हमारा सामान्य रूप से जो पुस्तकीय ज्ञान मैथमेटिक्स का चलता है, जिसके आधार पर परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि हमें किसी न किसी बोर्ड से एफिलिएशन लेना पड़ता है, इस नाते से उसको तो हम रेगुलर रूप से पढ़ाते हैं,
परंतु इस वैदिक मैथमेटिक्स के जो 16 सूत्र हैं और जो 24 उपसूत्र हैं, उनके आधार पर हमारे यहाँ के बच्चे उस प्रकार का अध्ययन करने के लिए निरंतर उनकी एक विशेषता रहती है। उसका ज्ञान से कोई रिलेशन नहीं है, परंतु उस ज्ञान की जो एक परंपरागत पद्धति हमारी गणित की रही है, उसको लेकर के विद्या भारती में एक क्लास सेकंड से लेकर के और 12वीं तक का एक पद्धति हम निर्माण करते हैं। तीसरा एक विषय जो मुझे स्मरण में आ रहा है, ध्यान में आ रहा है कि भारतीय मनीषा, भारतीय जो सोचने का दृष्टिकोण रहा है, ज्ञान के बारे में हमारी अवधारणा रही कि हम ज्ञान मानते हैं कि ये सार्वभौमिक होता है। आप सब में से वो सिनेमा का गाना है, उसकी पंक्तियां अधिकांश को याद होंगी, जी दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। हम बड़े गर्व के साथ में कहते हैं विद्या भारती पिछले 7-8 वर्षों से 5-6 देशों में कुछ विविध प्रकार के प्रयोग कर रही है। विद्या भारती के योजना से उस विदेश विभाग का काम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो कुछ देशों में रेगुलर हर साल एक 3-4 महीने के लिए भिन्न भिन्न समय में मैं जाता रहता हूं। वहां हम बड़ी चर्चा के साथ में, गर्व के साथ में, वहां के जो एनआरआई हैं उनके स्टूडेंट्स के साथ, उनके 3rd-4th जनरेशन के साथ में जब इंटरेक्शन करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो विविध प्रकार की बात बोलते हैं। तो कई बार ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपने अगर ये मानते हैं कि 0 भारत की दशमलव पद्धति भारत की देन है, तो इसका पेटेंट क्यों नहीं कराया? और अगर कभी उस जमाने में पेटेंट करवाया होता तो आज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने बड़े धन का, ये इकोनॉमी से रिलेटेड कितना बड़ा एक बड़ी बात होती। लेकिन भारत की जो एक चिंतन की पद्धति रही, भारत की जो मनीषा रही कि ज्ञान सार्वभौमिक है। अभी आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी बता रहे थे कि जो ज्ञान है वो उसके बारे में जो सोचने का दृष्टिकोण रहा है, ये सार्वभौमिक मानते थे हम। इस नाते से हमने उस इकोनॉमी के साथ में कैसे जोड़ना, बीच के कालखंड में जो एक लंबा समय संघर्ष का और विविध प्रकार के पॉलिटिकल इश्यूज को लेकर के जो अलग अलग प्रकार की घटनाक्रम हुए भारत में, उसके कारण से बहुत सी चीजें हमारी ब्रेकअप हो गई है। कंटिन्यूटी जो रहनी चाहिए थी वो कोरिलेट नहीं कर पाई। आज के समय में पंडित दीनदयाल जी जो कहते थे कि विश्व की आइडियाज को, विश्व के जो ज्ञान के आइडियाज हैं उनको देशानुकूल बनाना और देश की जो पुरातन पद्धति से आई हुई जो भी कुछ है वो गर्व करने के लिए ठीक है, परंतु कुछ बातें शायद कालबाह्य हो गई होंगी, आउटडेटेड हो गई होंगी, उनको युगानुकूल बनाना। आज इकोनॉमी का एक अर्थ प्रधान युग जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार की जो स्थितियां बनी है, संघर्ष विचारों का है लेकिन प्रधानता इकोनॉमी की है। इन दोनों चीजों को पैरेलल रूप से ध्यान में रखते हुए इस नॉलेज को इकोनॉमी के साथ कैसे जोड़ना, हमारे पास जो ट्रेडिशनल है वो बहुत कुछ है। आज भी हम अपने इन विद्यालयों के माध्यम से पूरे देश भर के सभी जिलों में और सभी ब्लॉक केंद्रों तक हमारे विद्या भारती के जो विद्यालय फैले हुए हैं, तो विद्या भारती की योजना से जो बहुत गांव के इंटीरियर एरियाज में भी जाने का, वहाँ के लोकल जो किसान हैं या जो सामान्य जो पेरेंट्स रहते हैं, अभिभावक रहते हैं, उनसे भी विविध प्रकार की चर्चा करने का मौका मिलता है हम लोगों को। बहुत प्रकार की ऐसी बातों की जानकारी वहां से प्राप्त होती है आज के 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले। अभी तमिलनाडु का जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि उसमें जो डाटा एनालिसिस का जो एक सिस्टम है वो 300 साल पहले से भी रहा है। तो ऐसी बहुत प्रकार की ट्रेडिशनल चीजें आज वो, लेकिन वो डंप हो गई हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष करके जो काम करते हैं, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसमें इंक्लूड करता हूं कि हम अपने विद्यालयों के उन माध्यम से भी, और ये जो 1 करोड़ का विद्या भारती परिवार है, 25 लाख से अधिक अभिभावक हैं, 15 लाख से अधिक पूर्व छात्र हैं, 40 लाख वर्तमान छात्र हैं, ऐसा सब मिलाकर के जो 1 करोड़ का विद्या भारती परिवार है, हम सब लोग उस पुरानी उस विरासत को आज समाज के सामने लाने का और अपनी स्कूली एजुकेशन में उसके इनपुट्स को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। परंतु अभी भी एक बहुत बड़ी यात्रा ये करना अपेक्षित है। मुझे लगता है कि आज इस व्याख्यान के आधार पर क्या हम कुछ जिम्मेदारियों को ऑन कर सकते हैं, क्या हम सब यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं, हम इस दृष्टि से क्या, कहाँ, किस रूप में
इसमें जुड़ सकते हैं। और जो एक आज का जो वर्तमान भारत है, इसके पुराने भारत के बारे में गर्व करने की जो बातें होंगी वो तो ठीक है, परंतु बहुत सी बातें जो आगे आने वाली चुनौती के नाते से, एक चैलेंजेस के नाते से हमारे नौजवान विद्यार्थियों के सामने खड़ी हुई है, उनको जब कोई आइडियाज हम देते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो इतने प्रकार के प्रति प्रश्न करते हैं, इतने प्रकार के उनके पास में प्रश्नों का भंडार है। कई बार क्लास टीचिंग में हमारे जो टीचर्स रहते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं तो कहते हैं सर क्या बताएं, इतने प्रश्न आते हैं कि कई बार लगता है कि इनके प्रश्नों का कैसे उत्तर दें, कैसे समाधान करें। परंतु ये उत्तर दे सकने की क्षमता भले ही हमारे पास में है या नहीं है, मैं नहीं कहता, परंतु उनको प्रश्न करने का अवसर तो दीजिए। बहुत बड़ी समस्या इस जो एजुकेशन सिस्टम की होती जा रही है कि वो कोर्स कंप्लीट कराना है या वो एग्जाम ओरिएंटेड सबका सब पढ़ाई का ढांचा पूरा हो गया है, वो मार्क्स कैसे आएंगे, ये विविध प्रकार की ये जो चीजें एक लंबे उसके कारण से बन गई हैं, उससे थोड़ा सा उस बैरियर्स को तोड़ते हुए हम सब लोगों ने एक प्रयास किया है, लेकिन वो अभी पर्याप्त सभी है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन हम कुछ इनोवेटिव आइडियाज को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। आप सब का आह्वान करता हूं अध्यक्ष के नाते से, कुछ बहुत ज्यादा अभी जब थोड़ी देर पहले मुझे आदेश किया शर्मा जी ने तो मैं पूछ रहा था कि अध्यक्ष का रोल क्या है, क्योंकि हम लोग तो एक सामान्य कार्यकर्ता है, अध्यक्षता करना ये तो न अपने को आता है न अनुभव है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं कुछ अपनी बातों का शेयर करना है। तो मेरे मन में जो कुछ विचार कुछ भाव आ रहे थे वो मैंने आपसे बांटने का प्रयास किया है, परंतु केवल विषय को जानकारी कर लेना ये अपनी ज्ञान की एक थाती बढ़ाने के लिए तो पर्याप्त है, परंतु अगर वास्तव में हम भारत में कोई परिवर्तन इस प्रकार का चाहते हैं तो आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जैसे कहा है उस दृष्टि से हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं क्या, हम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन कर सकते हैं क्या, ऐसा सोचते हुए आप थोड़ा सा इसमें प्रयास करिए। इतना ही आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सूफडी की तरफ से आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालकर हमें समय दिया और हमें संबोधित किया। यह सदन निश्चय ही उनके विचारों से लाभान्वित हुआ है। प्राचीन भारत का जो गौरवशाली अतीत है उससे परिचित हुआ है, वर्तमान विश्व के साथ कैसे समन्वय बन सकता है यह दृष्टि भी उसने प्राप्त की है। मैं आपका एक बार फिर आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आदरणीय शिव कुमार जी विद्या भारती के राष्ट्रीय सचिव हैं, लंबे समय से संघ के प्रचारक हैं। आज सुबह ही वो एक प्रवास से लौटे, शाम को फिर एक प्रवास पर जाना है। उन्होंने भी आदरणीय प्रोफेसर सीबी शर्मा साहब के निवेदन को स्वीकार किया, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से यहाँ पर आए, अध्यक्षता करना स्वीकार किया और विद्या भारती परंपरागत ज्ञान और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ज्ञान की दिशा और दशा कैसी हो यह निर्धारित करने के जो प्रयत्न पिछले 67 सालों से कर रही है उससे हमें अवगत कराया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। इस सभागार में भारत की हृदय स्थली दिल्ली के अन्य विद्वान भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, सुदूर क्षेत्रों से अपना समय निकालकर, आज कार्य दिवस है, मंगलवार है, फिर भी आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी को और प्रोफेसर सीबी शर्मा जी के आग्रह पर यहाँ पर उपस्थित हुए, उनका भी मैं सूफडी की तरफ से हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। चाय के लिए आप सब सावधान आमंत्रित हैं।